नमस्ते दोस्तों। 4 PM न्यूज नेटवर्क पर आपका स्वागत है। आज 25 अगस्त है और आज के दिन बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल यानी बीपी मंडल की जयंती भी है। तो उनकी जयंती के दिन आप सबको बधाई देते हुए, उन्हें याद करते हुए आज मैंने सोचा कि इस बात का विश्लेषण क्यों न किया जाए कि जिस पिछड़े वर्ग के लिए यानी इस देश की आधी से ज्यादा आबादी के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, डॉक्टर B.R. अंबेडकर भारत के संविधान के बाद तमाम और सामाजिक, सांस्कृतिक और वैचारिक, दार्शनिक लोगों की भूमिकाओं के बाद आजाद भारत में जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं वो है बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। और पिछड़े वर्ग के लिए उन्होंने भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत जो पिछड़े वर्ग के लिए आयोग बनाने की अनुशंसा थी, उसके मुताबिक जो पहला आयोग बना वो काका कालेलकर आयोग के नाम से जाना गया और जो दूसरा आयोग बना वो मंडल कमीशन के नाम से जाना गया। और उस मंडल आयोग के प्रमुख थे बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। पिछड़े वर्ग के लिए उन्होंने ढेर सारे प्रावधान किए और पिछड़े वर्ग की राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, शैक्षणिक उत्थान के लिए और उसके साथ साथ राष्ट्र निर्माण के लिए कई सुझाव मंडल कमीशन की रिपोर्ट में दिया उन्होंने। और विचारक साफ तौर पर यह कहते हैं कि आजाद भारत की जो सबसे बड़ी परिघटनाओं में से एक अगर माना जाए तो वो है मंडल कमीशन और मंडल आंदोलन। तो मंडल के बहाने क्यों न इस पर विचार किया जाए कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से ये कौन सी वैचारिक लड़ाई बनती हुई दिख रही है। मंडल बनाम कमंडल की जो लड़ाई तकरीबन 3 दशक पहले इस देश में एक आलोड़नकारी भूमिका निभा चुकी है, उसमें 2024 के चुनाव के संदर्भ में यह विश्लेषण करना लाजमी बनता है कि तकरीबन 35 साल बीतने को हैं और इन 35 सालों में राजनीति कहां पहुंची और 2024 के चुनाव को लेकर देश के ओबीसी मतदाताओं का रुझान क्या होगा, उनका राजनीतिक व्यवहार किस दिशा में होगा। तो बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की जयंती के दिन इस अहम सवाल पर विचार करने से जरूरी और क्या हो सकता है, और वह भी उस वक्त जिस वक्त ओबीसी राजनीति इस देश में खास भूमिका में दिख भी रही है। पिछले 10 साल में एक ऐसे राजनेता इस देश के सबसे बड़े ओहदे पर बैठे हुए हैं जिन्होंने गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए शायद कभी नहीं इसका जिक्र किया कि वो एक पिछड़ी मां के बेटे हैं। लेकिन 2013 में जब उनको प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के साथ देश भर में चुनाव प्रचार करने का मौका मिला तो अचानक उन्होंने इस बात को चुनावी भाषणों में उल्लेख करना शुरू कर दिया कि मैं पिछड़ी मां का बेटा हूं। और याद रखिए, ऐतिहासिक तथ्य यह है कि ओबीसी की 3743 जातियां जो मंडल कमीशन में पिछड़े वर्ग में शामिल की गई थी, जिनके लिए मंडल कमीशन ने 1931 की जाति जनगणना का सहारा लिया। और दिलचस्प बात यही कह देना जरूरी है कि मंडल कमीशन की अनुशंसाओं को शुरू करते हुए ही बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल और मंडल आयोग के लोगों ने एक बात बड़ी पुख्ता तरीके से कही, मजबूती से कही, वो ये कि इस देश में जब तक जाति जनगणना नहीं होगी तब तक इस बात की वैधानिक प्रामाणिक आंकड़े जुटा करके पूरा मूल्यांकन करना संभव नहीं है कि इस देश की आधी से ज्यादा आबादी जो 31 की जनगणना के मुताबिक है, उसकी वास्तविक संख्या अगर नहीं पता चलेगी, उसके आंकड़े नहीं पता चलेंगे कि वो कितनी जातियां हैं, कितनी आबादी है, कितनी उन्हें शिक्षा मिली, कितना रोजगार मिला, बिजनेस व्यापार में कितने हैं, नौकरियों में कितने हैं, तब तक इस देश में सबको बराबरी पर लाने की नीतियां नहीं बनाई जा सकती। इसलिए सबसे पहली डिमांड मंडल कमीशन ने कही कि जाति जनगणना होनी चाहिए। मैं एक सवाल की तरह आपके सामने यह रख के जा रहा हूं कि 2024 में जब इस देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि मैं ओबीसी मां का बेटा हूं, एक बार गौर करिए कि जाति जनगणना जैसा सवाल जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट में भी है और लगातार इसकी मांग उठती रही है। 2018 में राजनाथ सिंह ने खुद कहा
कि हम जाति जनगणना कराने वाले हैं 2021 की जनगणना में। भाजपा लगातार कहती रही है। और इतिहास थोड़ा सा और पन्ने पलटकर मैं आपको बता दूं कि 2010 में जब संसद में सर्वसम्मति से जाति जनगणना 2011 की जनगणना के साथ कराने का सहमति बन गई थी, उस समय भारतीय जनता पार्टी के गोपीनाथ मुंडे जी, मरहूम गोपीनाथ मुंडे जी और तमाम भाजपा के लोगों ने इसके समर्थन में बहस की और सर्वसम्मति से यह तय हो गया कि 11 की जनगणना में जाति जनगणना होगी। मगर कांग्रेस कुछ गलतियां जैसे करती रही है, उसमें एक गलती ये भी थी, पी चिदम्बरम से लेकर प्रणब मुखर्जी की भूमिका इसमें कुछ नई भूमिका दिखती हुई नजर आई कि जब 11 की जनगणना हुई तो उस जनगणना एक्ट के तहत जाति जनगणना न कराकर अलग से सोशल एंड इकोनॉमिक सर्वे की तरह जनगणना कराई गई। फिर 2016 तक आते आते अरुण जेटली जब वित्त मंत्री थे तो उन्होंने आर्थिक सर्वे के तो आंकड़े जारी कर दिए, लेकिन उन्होंने जातिगत जो सर्वे हुआ था उसके आंकड़े भी नहीं जारी किए। 18 में फिर बीजेपी कहती है कि हम आंकड़े जारी करेंगे। प्रधानमंत्री लगातार ओबीसी पर राजनीति कर रहे हैं और राहुल गांधी के ऊपर भाजपा ने पिछले दिनों यह आरोप मढ़ दिया कि जो भाग गए पैसा लेकर विदेश, उनके नाम के पीछे मोदी, प्रधानमंत्री के नाम के पीछे मोदी, और उन्होंने दोनों को जोड़कर कोई टिप्पणी की तो पूरी बीजेपी इस पर हमलावर हो गई कि यह पिछड़े वर्ग का अपमान हुआ। और विडंबना और विरोधाभास ये देखिए कि वो जो मोदी सरनेम वाले विदेश भाग गए पैसा लेकर, इस देश की जनता का पैसा, उनमें से कोई ओबीसी नहीं था और ओबीसी को लेकर इस तरह की बहस होती है। कांग्रेस आज की तारीख में कहती है कि जाति जनगणना का हम समर्थन करते हैं और जाति जनगणना हम करवाएंगे। भारतीय जनता पार्टी अब 2021 में जो जनगणना होनी थी, कोविड आया, चलिए कुछ दिन बाद हो जाती, लेकिन अब तक कोई ऐसी कोई रणनीति नहीं दिख रही है सामने कि क्या निकट भविष्य में जनगणना भी हो पाएगी कि नहीं। शायद इसके पीछे एक दबाव ओबीसी राजनीति का यह था कि जाति जनगणना की मांग बहुत तेजी से मुखर हो गई और आज की तारीख में बीजेपी इसका खुलकर विरोध नहीं कर पा रही, इसलिए जनगणना ही नहीं करा रही। तो मंडल कमीशन की जो अनुशंसा थी उसमें यह कहा गया कि भाई आप जाति जनगणना कराएंगे और बीजेपी वहां नहीं खड़ी है। तो ये जो ओबीसी वोटर है अगर थोड़ा भी जागरूक होगा तो इस जाति जनगणना के सवाल पर कम से कम साफ तौर पर देख करके कहेगा कि जाति जनगणना जो नहीं कराना चाह रहा है, इसका अर्थ यह है कि वो हमें नहीं जानने देना चाहता है कि हमारी आबादी कितनी है। और केवल आबादी का सवाल नहीं है जाति जनगणना। जाति जनगणना से यह भी पता चलेगा कि कितनी जातियां ओबीसी में हैं, किसको कितनी शिक्षा मिली, रोजगार मिला, किसके पास कितना संसाधन है, कितना धन संपत्ति है, कितना बिजनेस व्यापार है, राष्ट्र के चलाने में उनकी भूमिका कहां है। प्रोफेसर से लेकर वाइस चांसलर तक, ब्यूरोक्रेट से लेकर के बड़े बड़े ओहदों से लेकर के चपरासी तक, प्राइवेट सेक्टर से लेकर के तमाम सेक्टरों में ओबीसी कहां है, ये सारे आंकड़े सामने आ जाते अगर जाति जनगणना होती। इसलिए जाति जनगणना का अर्थ कतई ये नहीं है कि केवल गिनती कर ली जाएगी कितने लोग हैं, नहीं, एक मुकम्मल दस्तावेज बनेगा। तो अगर बीजेपी जाति जनगणना नहीं कराना चाहती तो ओबीसी इस कसौटी पर 24 के चुनाव के पहले एक कसौटी तो ओबीसी को यह मानना होगा कि जो आपके जनता की गिनती नहीं होने देना चाह रहा वो आपको हक कैसे दिलाएगा। तो मंडल कमीशन कहता है कि भाई जाति जनगणना कराओ। मंडल कमीशन ने 3743 जातियों को उसमें शामिल कर लिया। उसके बाद 2002-3 के आसपास जब गुजरात के मुख्यमंत्री खुद नरेंद्र मोदी थे, उन्होंने अपनी घाची, जो तेली जाति उत्तर भारत में होती है, उसी की तरह एक जाति घाची है जिसको उन्होंने अपने कार्यकाल में ही ओबीसी में शामिल करा लिया। उसके लिए कोई आंदोलन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो ओबीसी जनता जो जागरूक है वो एक सवाल इस देश के ओबीसी होने का दावा करने वाले प्रधानमंत्री से भी पूछेगी, आप क्या हमारे दर्द को समझते हैं? क्या हमारे हक हुकूक के हिस्सेदारी की लड़ाई को समझते हैं? क्या आप जानते हैं कि ओबीसी की मांग क्या है? ओबीसी क्या सवाल पूछ रहा है? ओबीसी ये सवाल पूछ रहा है कि 2019 तक इस देश के 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एक भी प्रोफेसर ओबीसी का नहीं था। क्यों? और तब तक तो आपको 5 साल हो गए और अब आपके 9 साल हो गए। ओबीसी ये सवाल पूछेगा। आप ओबीसी हैं और आंकड़े बताते हैं कि आपके कैबिनेट सेक्रेटरी में सबसे बड़े ओहदे में कोई ओबीसी अगर अधिकारी नहीं है तो फिर कहां ओबीसी को न्याय मिला? ओबीसी इसको पूछते हुए वोट करेगा। ओबीसी इसको पूछते हुए वोट करेगा कि आज लेटरल एंट्री से 340 से ज्यादा लोगों को
बीजेपी सरकार ने डायरेक्ट एंट्री दे दी है ज्वाइंट सेक्रेटरी की रैंक पर। यानी यूपीएससी जो एग्जाम कराती थी और कराती है, जिसमें प्री है, मेंस है, इंटरव्यू है, तैयारी करके कोई आईएएस बना और मान लीजिए ओबीसी आईएएस बना, तो ओबीसी फिर कार्य अनुभव के साथ, अपने रूटीन प्रमोशन के साथ, अगर उसके साथ अंदर भेदभाव न हो, तो लंबे 30-35 साल के कार्यकाल के बाद वो ज्वाइंट सेक्रेटरी तक पहुंचता। और आपने 340 लेटरल एंट्री से, डायरेक्ट एंट्री से, बिना किसी एग्जाम और बिना किसी वैधानिक प्रक्रिया को पालन किए हुए आपने सीधे इनको ज्वाइंट सेक्रेटरी बना दिया। कितने ओबीसी उसमें है? तो ये ओबीसी का अपमान नहीं है क्या? तो मंडल कमीशन की सिफारिश कहती थी कि इस 52% आबादी को हम 31 की जनगणना और कुछ सर्वे के आधार पर कह रहे हैं कि इस देश में 52% जातियां, जो 37-70 वाली जातियों में था, उनको मिलाकर एक क्लास बना ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास। तो अदर बैकवर्ड क्लास अब कम से कम मंडल की लड़ाई में, जब इसे क्रिस्टोफ जफरले अपनी किताब में लिखते हैं इंडिया साइलेंट रेवोल्यूशन, यानी भारत की एक शांत मौन क्रांति का नाम है मंडल आंदोलन। मंडल आंदोलन लागू हुआ, उसके लिए आंदोलन करना पड़ा। दक्षिण भारत में डीएमके करुणानिधि से लेकर के जो लगातार मांग हो रही थी कि भाई मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो, बहुजन समाज पार्टी के बड़े नेता मान्यवर कांशीराम उसके लिए रैलियां कर रहे थे, जो खुद ओबीसी नहीं थे। रामविलास पासवान की भूमिका इसमें दिखती है कि वो इसके लिए लड़ाई लड़ रहे थे। और समाजवादी पृष्ठभूमि के आंदोलन के नेता, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो, चाहे वो मुलायम सिंह यादव हो, मरहूम नेताजी, चाहे वो शरद यादव हो, चाहे तमाम दक्षिण भारत के नेता हो, करुणानिधि हो, इन सारे नेताओं ने मिलकर एक आंदोलन किया, लाठियां खाई। और जब संयुक्त राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार बनती है, तो मंडल कमीशन लागू हुआ। और विश्वनाथ प्रताप सिंह ने लाल किले में खड़े होकर, लाल किले की प्राचीर पर, बिना किसी रंगीन पगड़ी के, बिना किसी लच्छेदार भाषा के, एक दर्द बयां किया कि इस देश की आधी आबादी के नौजवानों को कब तक आप चुप रखेंगे, उनके हक अधिकार से वंचित रखेंगे। विश्वनाथ प्रताप सिंह खुल करके एक बात कहते हैं कि आज हमने मंडल लागू करके, उसकी अनुशंसा लागू करके इस देश की आधी आबादी के नौजवानों को उनका हक दिया है, क्योंकि उनको हक न मिल करके उनके मन में गुस्सा पनप रहा था जिसे आप बहुत दिन तक नहीं दबा सकते थे। और मैंने मंडल लागू करके इस देश की राजनीति का व्याकरण बदल दिया है। वही विश्वनाथ प्रताप सिंह जिनको जब वो भ्रष्टाचार के खिलाफ डायरी लेकर निकले देश की सड़कों पर, तो कहा गया कि राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है, वो नायक बनकर उभरे थे। और तमाम लोग उन्हें अपना नायक, मसीहा, क्या क्या कह रहे थे। लेकिन इस देश की आधी आबादी को जब मंडल कमीशन लागू करके एक हक दिया विश्वनाथ प्रताप सिंह ने, तो वही विश्वनाथ प्रताप सिंह जो ओबीसी नहीं थे, अपर कास्ट के थे, वो नारा बदल गया कि राजा नहीं रंक है, देश का कलंक है। और आज भी ये रवायत बन गई है कि कोई अगर किसी दिन किसी का निधन हुआ तो निधन के दिन उन्हें गालियां नहीं देते। लेकिन यह नियम विश्वनाथ प्रताप सिंह पर लागू नहीं हुआ, उन्हें गालियां दी गई और आज तक गालियां दी जाती हैं कि उन्होंने जातिवाद फैला दिया। अरे उन्होंने कहा कि भाई मंडल कमीशन की सिफारिश कर रही है कि 52% आबादी नीचे की नौकरियों में भी 12% से ज्यादा नहीं पहुंच पाई, और टॉप क्लास की नौकरियों में 3 से 4% भी नहीं है। आज अगर 2024 में इस देश के ओबीसी प्रधानमंत्री अपने 10 साल के कार्यकाल के बाद भी जाति जनगणना नहीं करा रहा, तो कम से कम ओबीसी ये तो देखेगा ना कि आप ही एक बार सर्वे करके बता दो कि कितना ओबीसी को न्याय मिला, कितना हक मिला। और बिना ओबीसी के वोट के आप सरकार नहीं बन सकती। आपने एनसीबीसी को राष्ट्रीय दर्जा, आयोग का दर्जा दे दिया, वो स्वायत्त निकाय है, ये एक आपने अच्छा काम किया। मगर उसकी अनुशंसाओं पर आपने क्या किया, ओबीसी यह भी तो देखेगा। मिसाल के तौर पर 4PM के दर्शकों, आपको उत्तर प्रदेश का ही एक आंकड़ा दे रहा हूं। पिछले दिनों 2022 के चुनाव में एक शोर से नारा उठा था, 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला हो गया। और वही एनसीबीसी जिसे नरेंद्र मोदी यानी ओबीसी प्रधानमंत्री ने, ओबीसी का दावा करने वाले प्रधानमंत्री ने एक स्वायत्त आयोग बना दिया है, उसको संवैधानिक दर्जा मिला है। वो आयोग कह रहा है कि इसमें तो धांधली हो गई, 69,000 शिक्षक भर्ती में जो ओबीसी को आरक्षण 27% मिलना चाहिए, तो वो 4.81% मिला। आप फिर से करो। न्यायालय ने उस पर संज्ञान लिया
सरकार पे आप जीत भी गए लखनऊ में, फिर भी आज तक क्या हुआ? जो 20,000 पदों का नुकसान हुआ था, उस पर कोई काम हुआ क्या ओबीसी का? इसलिए मुझे लगता है कि मंडल कमीशन या मंडल आंदोलन जो एक चेतना पैदा करता है ओबीसी में, वो इस 30 साल में वो चेतना मजबूत हुई है। और ओबीसी में अभी पढ़ा लिखा वर्ग पैदा हुआ है जो ये सवाल कर रहा है कि मंडल के विरोध में कमंडल लाने वाले लोग कौन थे? मंडल के विरोध में कमंडल लेकर, रथ यात्रा लेकर, और ऐसी रथ यात्रा जो पीछे पीछे दंगों को तब्दील करती रही। इतिहास के पन्ने आपको पलट कर देखने चाहिए। और उस रथ यात्रा के संयोजकों में से एक चेहरा कौन था? वो वही चेहरा था जो 2014 में पहली बार कहते हैं, मैं एक ओबीसी मां का बेटा हूं, फकीर आदमी हूं, झोला लेके चल दूंगा। जी हां, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उस रथ यात्रा के संयोजक थे। तो जो धर्म की राजनीति है, उससे ओबीसी का क्या भला हुआ? यह सवाल ओबीसी की जागरूक जनता नरेंद्र मोदी से 2024 के चुनाव में पूछेगी कि मंडल के विरोध में जो कमंडल आया था, आप तो उसमें शामिल थे, फिर आप ओबीसी को न्याय कहां दिला पाएंगे? और इसीलिए आपने 9 साल में ओबीसी को कोई ठोस न्याय नहीं दिलवाया। आपके राज में ओबीसी की वैकेंसी लगातार कम हुई है। आपके राज में जो अब मैं तो वो बात कही नहीं रहा हूं, आज बीपी मंडल की जयंती भी है और मंडल कमीशन की सिफारिशों में से एक सिफारिश विश्वनाथ प्रताप सिंह ने लागू की, उसे मंडल पार्ट 1 कहते हैं, और दूसरी सिफारिश विश्वनाथ प्रताप सिंह के बाद अर्जुन सिंह की, जब एचआरडी मिनिस्टर थे तब उन्होंने लागू की यूपीए 1 की सरकार में, जब शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी को उसका कोटा मिला 27%। अब लोग कमेंट करके गालियां देंगे कि दुनिया चांद पर चली गई, आप आरक्षण मांग रहे हैं। तो हम कहते हैं साहब, आरक्षण इसलिए नहीं है क्योंकि एकलव्य में कमजोरी है, आरक्षण इसलिए है क्योंकि द्रोणाचार भेदभावकारी है। वो जेएनयू और डीयू में बैठ करके इंटरव्यू में नंबर देने के पीछे जाति देख लेते हैं। और ये एक ओबीसी प्रधानमंत्री और दलित या आदिवासी राष्ट्रपति के रहते हुए हुआ है। जेएनयू में 1 नंबर मिला है आदिवासी लड़कियों को, जिनको अगर 4 या 5 नंबर मिल जाता तो उनका पीएचडी में एडमिशन हो जाता। आज कितने प्रोफेसर, कितने वाइस चांसलर, कितने डॉक्टर, कितने ब्यूरोक्रेट, कितने वकील, कितने इंजीनियर, कितने व्यापारी, कितने ठेकेदार ओबीसी समुदाय के हैं। मुझे लगता है कि ओबीसी इसको सामने रख करके वोट देने की एक गुजारिश करेगा, क्योंकि मंडल की 2 ही सिफारिशें लागू हुई हैं। अरे इस देश को एक ओबीसी प्रधानमंत्री मिला था तो कितना अच्छा होता कि वो पहला काम करता कि जाति जनगणना कराता, और दूसरा काम करता कि वो देखता कि इतनी आबादी में, अब आप बार बार कहते हो कि यादवों ने सारा हक ले लिया, मीणाओं ने ले लिया, जाटवों ने ले लिया, इधर इन्होंने ले लिया, तो जाति जनगणना करा के आंकड़े सामने रख देते कि इस विभाग में जरूरत से ज्यादा इस जाति के लोग हैं। लेकिन जो बाकी जातियां हैं, 3743 जातियां, उनको तो उनका हक मिलता। ये नहीं किया, इसका मतलब आप ओबीसी प्रधानमंत्री दिखावा के थे, वोट लेने वाले थे, और यह बात धीरे धीरे देश भर के ओबीसी में जा रही। अभी हाल ही में नीट का आरक्षण का मामला था, हजारों डॉक्टर हर साल नहीं बन रहे थे, और दक्षिण भारत में तमिलनाडु में स्टालिन की सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया, जन आंदोलन बना, और फिर वो लागू करना पड़ा। तो आपको तो अपना रिपोर्ट कार्ड रखना होगा ना। और मुझे लग रहा है कि 2024 के चुनाव के पहले ओबीसी को लेकर के जो पॉलिटिक्स हो रही है, वो पॉलिटिक्स अब बहुत क्लियर कट होगी, और उत्तर प्रदेश में भी होगी, और उत्तर प्रदेश में तो बड़ी दिलचस्प होगी। कुछ ओबीसी नेताओं को, चाहे ईडी सीबीआई का डर दिखाकर, चाहे सत्ता का लालच दिखाकर, चाहे किसी वजह से, आप चाहे तमाम जातियों की जो पार्टियां बन गई हैं, उन पार्टियों को अपने खेमे में गुलबंद करके ओबीसी का वोट लेने की अपनी रणनीति तो बना दी कि चलो भाई, पटेल समाज के लिए अपना दल आ गया, निषाद आ गई, निषाद पार्टी आ गई, अब राजभर भी आ गए, अब चौहान भी आ गए। लेकिन इन सारे नेताओं को आप अपने खेमे में ले जाने के बाद भी क्या उत्तर प्रदेश के ओबीसी ये नहीं पूछेंगे कि भाई आपके राज्य में 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ, आपके राज्य में ओबीसी पर सबसे ज्यादा गोली चल रही है, मुकदमे हो रहे हैं, ये तो उत्तर प्रदेश की जनता सामने देख रही है। और 4 PM पर आप रिपोर्टिंग देख लिया करिए कि गोली से कौन मारा जा रहा है, मुकदमे में कौन है। और इसलिए ओबीसी वोटों पर नजर तो है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ओबीसी कम से कम जागरूकता में वोट देगा, वो अपने मुद्दों पर वोट देगा। मंडल कमीशन की रिपोर्ट कहती है प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन, अगर एक आंदोलन खड़ा हो गया और तमाम इंडिया के गठबंधन के लोग आज अगर एक सहमति से कह रहे हैं कि हम जाति जनगणना कराएंगे, बिहार में हो रही है, नीतीश कुमार और जेडीयू और आरजेडी की पार्टी, उन्होंने गठबंधन करके
जाति जनगणना कराई, हाई कोर्ट से रोक लगी, फिर सुप्रीम कोर्ट से अभी चल रही है सुनवाई, लेकिन वहां से एक रास्ता निकला और अगर वो रास्ता कामयाब हो गया तो ये तो फिर एक बड़ा खेल होगा 2024 में। तो आपका केवल बाहें फैलाकर चुनावी भाषण में ये कह देना कि मैं ओबीसी माँ का बेटा और ओबीसी को हम न्याय दे रहे हैं, मुझे लगता है कि कैबिनेट मंत्री बनाकर होर्डिंग लगाने से ओबीसी को न्याय नहीं मिलेगा। उसे मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने से न्याय मिलेगा, जिनमें था प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन। क्यों? क्योंकि आप तो सारी चीजों को प्राइवेट हाथों में बेच रहे हैं। और ओबीसी की जाति जनगणना का सवाल, इसलिए मुझे लगता है कि 2024 की लड़ाई उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार और दक्षिण भारत में तमिलनाडु तक मंडल बनाम कमंडल के पार्ट 2 की तरह लड़ाई होगी। और कमंडल वाले लोग लगातार जो धर्म के नाम पर लड़ा करके ओबीसी की बहुत बड़ी आबादी को कभी कांवड़ ढोने और कभी मंदिर के नाम पर, कभी मुसलमानों के खिलाफ इसी में उलझाए रखना चाहते हैं। मुझे लगता है कि जैसे चुनाव करीब आएगा, एक बहुत बड़ा तबका है वो आपसे सवाल पूछेगा कि हमारे मुद्दे ये नहीं है, और ओबीसी तय करेगा। अगर ओबीसी इन मुद्दों पर वोट देता है तो 24 में बीजेपी और ये जो नरेंद्र मोदी जी खुद को ओबीसी होने का दावा करते हैं, शायद ये फेल होगा। और अगर उत्तर प्रदेश में ही केवल ओबीसी वोटर मंडल को याद करते हुए अपने शिक्षा, रोजगार और अपने अधिकार और हिस्सेदारी को याद करते हुए वोट देगा, तो 80 में से बहुत बड़ा डेंट यूपी में नरेंद्र मोदी की बीजेपी को लगने वाला है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी लगातार लोक जागरण अभियान और जाति जनगणना के मुद्दे पर मुखर है। बहुजन समाज पार्टी भी जाति जनगणना का समर्थन कर रही है और कांग्रेस भी समर्थन कर रही है। और अगर इन तीनों का गठबंधन हो गया, कुछ भी कहा नहीं जा सकता अभी, तो ये लड़ाई फिर मंडल बनाम कमंडल की दिशा में जाएगी। आप कुछ जातियों को आपस में लड़ाकर कुछ वोट तो ले लेंगे कि नहीं भाई, सपा में इनको अधिकार नहीं मिला, कांग्रेस में इनको नहीं मिला, बसपा में इनको नहीं मिला, इसलिए सारे बीजेपी की तरफ आओ। लेकिन जो बीजेपी की तरफ चले भी गए वो भी तो पूछेंगे कि 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले के बाद क्या हुआ, नीट में आरक्षण के बाद क्या हुआ, वैकेंसीज में ईडब्ल्यूएस की से कई गुना ज्यादा मेरिट जारी ओबीसी की, ये क्यों हो रहा है? ओबीसी की सीटें घट क्यों रही हैं? गोरखपुर से लेकर के बांदा के विश्वविद्यालयों में भी जो नियुक्तियां हो रही हैं वो सारे उन्हीं की क्यों हो रही हैं? कितने कुलपति आपने ओबीसी के बनाए, कितने ज्वाइंट सेक्रेटरी ओबीसी के बनाए, कितने जो है ब्यूरोक्रेट बनाए, कितने प्रोफेसर बनाए? ये सारे सवाल मुझे लगता है कि ओबीसी के उभरेंगे। और आज 25 अगस्त के दिन ये एक पॉलिटिकल जो ग्राउंड बन रहा है, विपक्षी दलों और इंडिया गठबंधन को ये क्लियर करना होगा। कांग्रेस का ये वाला रवैया नहीं चलेगा कि रायपुर अधिवेशन में उन्होंने कह दिया कि हम अपने संगठन में 50% गैर सवर्णों को आरक्षण देंगे और उसके बाद वो फिर गायब हो जाएगा। लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस, राहुल गांधी के अप्रोच वाली कांग्रेस, मुझे लगता है कि ओबीसी के मुद्दों पर एक बड़ी राजनीतिक चाल चलने जा रही है। वो जाति जनगणना का समर्थन भी कर रही है और ओबीसी को प्रतिनिधित्व और हिस्सेदारी देने की बात भी कह रही है। वो राहुल गांधी ने पूछा था कि बताओ कितने प्रोफेसर बनाए, बताओ कितने जाति जनगणना क्यों नहीं कराई, बताओ कितने हिस्सेदारी दिया आपने ओबीसी को। और जैसे ही ये सवाल आएगा, वैसे ही ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद या दारा सिंह चौहान जैसे या अनुप्रिया पटेल जैसे नेताओं से जमीन पर उनके लोग भी सवाल करेंगे कि भाई आप उनके पास क्यों जा रहे हो, जिस संविधान से मंडल कमीशन बना और जिस मंडल कमीशन से हमें हक मिला, ये तो उसे ही बदलने की बात कर रहे हैं। तो इनके यहां हमें हक कैसे मिलेगा? केवल प्रधानमंत्री के कह देने से कि मैं ओबीसी हूं या कुछ ओबीसी चेहरों को आगे रख देने से मंडल आंदोलन पूरा नहीं हो रहा। ये अंततः कमंडल पर हमें ले जाएंगे, ये अंततः धर्म के नाम पर हमें लड़ाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि इस लिहाज से अगर देखें तो ये जो पूरा 24 का चुनाव है, ओबीसी वोटर बहुत बड़ी तादाद में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए से कुछ गहरे सवाल पूछेगा कि 10 साल आपको मौका मिला, आपने क्यों जाति जनगणना नहीं कराई, आपने क्या किया है ओबीसी के लिए? आप रोहिणी कमीशन बना दिए, आप कह रहे हैं बंटवारा कर दो, ठीक बात है, बांट देना चाहिए, बिहार में तो बटा हुआ है, इस पर किसी ओबीसी, समझदार ओबीसी को ऐतराज नहीं होगा। लेकिन फिर वो ओबीसी पूछेगा ना कि आंकड़े कहां से आए जिस पर आप बांट रहे हैं, कैसे आपको पता चला कि यही जातियां ज्यादा, फिर यही तो हम कह रहे हैं कि जाति जनगणना कराने का। और अगर विपक्षी दल जाति जनगणना के सवाल को, ओबीसी के आरक्षण के सवाल को, सरकारी संपत्तियों के बेचे जाने के सवाल को, प्रोफेसर और लेटरल एंट्री के सवाल को दमदारी से उठाते हैं, तो 24 में एक बड़ा ओबीसी तबका इनके धर्म की सांप्रदायिक राजनीति से अलग हट करके अपने मंडल की राजनीति पर खड़ा होकर के वोट देगा। और अगर 50% ओबीसी भी मंडल के लड़ाई पर खड़ा होकर कमंडल के खिलाफ चला गया, तो
तो 24 के चुनाव का परिणाम पूरी तरह से बदल जाएगा। और मेरा मानना ऐसा है कि उत्तर प्रदेश से लेकर के बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इन तमाम राज्यों में ओबीसी मूवमेंट बहुत तेजी से मजबूत हो रहा है। और अगर इनको विपक्षी दल साधने में कामयाब हो गए तो 24 के चुनाव का परिणाम बदलने जा रहा है, क्योंकि दक्षिण में तमिलनाडु एक जैसा राज्य है, स्टालिन जैसा एक मुख्यमंत्री है जिसने अपने यहां कितना कुछ किया है, एक बार उस पर भी बात करेंगे। आपको ये बातचीत कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अपनी टिप्पणी जरूर करिएगा। देखते रहिए 4 PM, फिर मिलते हैं किसी और मुद्दे पर अपनी टिप्पणी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।